हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक वीडियो इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट कह सकते हैं मिस्टर प्रतीक धूमल जी का। ये पिछले 5 साल से स्टॉक मार्केट में एज ऑप्शन बायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आज जो हम ये वीडियो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें इसी के ऊपर बात हो रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे किया जाए, कैसे ये समझा जाए कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आज के समय में चल रहे हैं वो कैसे हमारे रियलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ये अभी जो फोकस की बात, अभी ट्रम्प टैरिफ वाली बात अभी चल रही है, उसका क्या असर होगा हमारे इंडियन स्टॉक्स पे, और अब आगे जाके हमें कैसे क्या समझना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मेरी ऑडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रतीक जी का व्यू है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि प्रतीक जी ने कैसे अपना प्रेजेंट किया है व्यू। Yeah, thank you first of all, Manish ji, for inviting me to your YouTube video. Myself Pratik, मैं तो एक्चुअली मनीष जी को पता है मैं ऑप्शंस ट्रेडर हूँ और लास्ट 5 to 6 years से हूँ मार्केट में। और मेरा फोटे नॉर्मली मैक्रो बेस्ड एनालिसिस के थ्रू मैं ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ कंपैरेटिवली जैसे बड़े इवेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फिर वो हिसाब से बड़े मूव कैप्चर करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको वही चाहिए रहता है, क्योंकि आपको 80 to 90% टाइम तो आपका लॉस होना है, मतलब नॉर्मली मार्केट साइडवेज रहता है, मोमेंटम तो रहता नहीं है। तो इन दैट कंडीशन आपको वैसे अगर मूवमेंट मिल गए या मूव मिल गए तो एक को इवन ईयर के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर आपको 3 4 भी बड़े मूवमेंट मिल गए ना साल में से तो आपका ईयर बन जाता है। सो या दैट इज माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। राइट, थोड़ा एक पहला बैकग्राउंड ले लेते हैं, पहले चीजें कैसे हो रही थी। जैसे लास्ट जुलाई सितंबर में जुलाई अगस्त के अराउंड ही मैं थोड़ा बेरिश हो गया था मार्केट में। आपको पता होगा ग्रुप में मेरे थोड़े से बेरिश स्टार्ट हो गए थे जब 26,200 पे मार्केट था। वहां पे चीज ये देख रहा था ना मैं कि वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप तो वैल्यूएशन वाइज तो एक इंसेंट लेवल पे थे, एट द सेम टाइम लार्ज कैप का भी था। बट वहां पे एक चीज हो रही थी, वहां पे बहुत लोग मिस कर रहे थे, बहुत लोगों ने मिस की एक्चुअली, और उसकी वजह से ट्रैप भी हुए मार्केट में। वो थी कि अर्निंग्स नहीं आ रही थी कंपेयर टू द प्राइजेस विच स्टॉक्स वर ट्रेडिंग एट दैट टाइम। तो वहां पे एक बहुत से कंसेप्ट है, आप मेरे ट्विटर की प्रोफाइल पे देख सकते हो जाके, मैंने चीजें डिस्कस की है, क्रेडिट स्प्रेड, ये वो बहुत सी चीजें डिटेल में, तो हम उसमें ज्यादा डिटेल भी नहीं जाते, आप मेरे ट्विटर की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। वहां से मेरा एक व्यू बन रहा था कि नहीं, मार्केट में कुछ करेक्शन आ गई, क्योंकि 5 साल की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी। बट वैल्यूएशन का बैकअप तब था, इसलिए वो 5 years का वैल्यू मतलब जो रैली थी वो दिख रही थी। बट अभी सिचुएशन ऐसी आ रही थी ना कि वहां पे आपका वैल्यूएशन का बैकअप चलते जा रहा था, निकलते जा रहा था। एट द सेम टाइम आप एक चीज देखे होगे ना, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कट डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इलेक्शन सीजन अनाउंस। तो इस एक डबल वैमी था, एंड दैट इज द रीजन मैं थोड़ा बेरिश होते चले गया। इवन 26,000 पे चार्ट पे आप कभी देखा ही नहीं होगा वहां पे कि किसी ने कोई सिग्नल था चार्ट पे। आई डोंट, मतलब मेरे कांटेक्ट में तो कोई नहीं है कि जिसने देखा था वहां पे एट दैट पीरियड ऑफ टाइम की एट 26,000 या उसके अराउंड के लेवल पे कोई वेरिएशन हो। वहां पे आपको आपकी जो मैक्रो एनालिसिस है वही हेल्प कर रही थी, और वही एक पहला उन्होंने सिग्नल ट्रिगर करवाया था कि मार्केट में आगे जाके करेक्शन आ सकती है और बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो मेरा एक व्यू चेंज हो रहा ही था। मैं यूएस मार्केट भी बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या पेट का डेटा जो आ रहा है या बहुत से अलग जो मैक्रो लेवल चीज है, जैसे बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, जापानीज येन ट्रेड का। आपको अच्छे से याद होगा जापानीज येन ट्रेड का जब येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग हुआ था 5 अगस्त को, हमने ये बात अगस्त जुलाई के एंडिंग एंडिंग में ही मैंने बोल दी कि वो मतलब एक एनालिसिस आ गया था मेरा कि उसमें कि कुछ तो चीज हो रही है गड़बड़। और आपको भी पता होगा कि वो मूव कैसे कैप्चर हुआ था उसके बाद, क्योंकि एक ही दिन में शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मार्केट 300 पॉइंट गिरा था गैप डाउन के बाद में। और वहां पे ऑप्शन प्रीमियम लाइक हेल, मतलब 3 5 5 रुपए के 6 रुपए के ऑप्शंस लाइक 200 250 टच कर गए थे विद इन टाइम स्पैन ऑफ वन आवर। तो वो चीज आप और जापानीज मार्केट ही 20% डाउन हो गया था वो टाइम पे। तो ये चीजें आप चार्ट पे नहीं ट्रैक कर सकते। और ये चीज मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे थोड़ी पता चली कि ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती है कंपेयर टू द चार्ट एनालिसिस। आप चार्ट एनालिसिस की उसकी एक है, इंपॉर्टेंस है, उसको आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि
एक्चुअली अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ ना, तो माइक्रो एनालिसिस आपको ये बताती है कि चीजें कैसे चल रही है, बट चार्ट एनालिसिस आपको ये बताता है कि वो चीजें कब एग्जीक्यूट करने का टाइम है मार्केट में। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी जैसे मैं जुलाई में चीजें ट्रैक कर रहा था, बट मार्केट तो अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स गिरना स्टार्ट हो गया ना, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट जब एक आपके पास में बैकअप स्टडी हो, जहाँ पे आपको ये चीज पता है कि एग्जैक्टली कि यार ये चीज डेवलप हो रही है, और जैसे आपको चार्ट पे कंफर्मेशन आना थोड़ा भी आ गया ना, तो आपको चीजें फिर मैचअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप पोजीशन बना सकते हो, और बड़ी पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीजें ऐसी हुई, फॉर एग्जांपल जैसे जापानीज कैरी ट्रेड का मुझे पता था, अगर ये अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हुआ ना, तो ये बहुत ब्रूटल होगा, स्पेशली फॉर जापानीज मार्केट और अपने मार्केट के लिए। हमारे मार्केट ने पहले एक दो दिन तो रेजिस्ट कर लिया, बट जब वो लिक्विडेशन आया ना, जब चीजें ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई, जब मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ बिकॉज ऑफ द जापानीज अनवाइंडिंग, येन अनवाइंडिंग, वहां पे फिर चीजें एकदम ब्रूटल हो गई। और उसी के टाइम पे पैसा भी बहुत बड़ा बना था एक्चुअली। आपको पता होगा तो मैं ऑप्शंस पे वो टाइम पे ट्रेड किया था बाइंग साइड पे, तो विद इन टाइम स्पैन ऑफ वन एंड हाफ आवर बहुत अच्छा पैसा बन गया था। क्यों बना था? बिकॉज मेरी उसके पीछे एक स्टडी थी, जो मैं ट्रैक कर रहा था वो सिचुएशन को लाइक मंथ एंड सो, तो उसकी वजह से चीजें मैचअप होती चलेगी। और सेम इज द केस विद द करंट यूएस सिचुएशन। अगर आपको पता होगा तो ये जो करंट सिचुएशन है, मैं अच्छे खासे दिसंबर से इसको बहुत अच्छे से मतलब बता रहा हूँ कि कुछ तो चीज होने वाली है। वो अभी ट्रम्प आने के बाद में कैसी इवॉल्व होगी या कैसी आगे बढ़ेगी, वो हम टाइम्स जैसे जैसे बीतेगा पता चलेगा। बट आप देख रहे हो मार्केट में कैसा महम मचा, और ये महम हमने पिछले 15-20 दिनों के मैसेज से आप पता चल गया होगा, आपने देखा होगा कि मैं बता रहा था, मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ तो भी बड़ा मार्केट में होने वाला है। इवन आई वॉज वार्निंग द पीपल सिंस लाइक अगस्त ऑनवर्ड कि यार आप बड़ी इन्वेस्टमेंट मत डालो, और बहुत लोगों ने ना, रिटेल ने तभी पैसा बड़ा डाला। अगर आपने ट्रेक होगा तो इसके लिए सबके पोर्टफोलियो 30-40% उड़ गए। उसके पीछे का रीजन ही वही है कि जहां पे मार्केट टॉप बन रहा था ना, वहां पे लोग रिटेल पैसा डाल रहे। चार्ट पे कोई सिग्नल नहीं था, बट आपको मैक्रो एनालिसिस एक एडवांटेज एज दे रही थी वो टाइम पे भी, कि जहां पे आप ये चीजें प्रिडिक्ट कर पाओ इन एडवांस। तो ठीक है, आपको इसका आगे फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जैसे अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में। सो या उसके लिए पहली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ना मैक्रो लेवल की थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। आज नॉर्मली जब मैं ट्रेडर्स लोगों से बात करता हूँ, या जो भी हमारा सर्कल है, कम्युनिटी है, बहुत से ट्रेडर से बात करता है, उसमें एक चीज पता चलती है ना, कि वहां पे लोग है ना ओनली टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे आर लाइक कि अब ये इंडिकेटर ले लो, वो इंडिकेटर कर लेते हैं, फिर अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर इसको स्विच कर लेते हैं। तो उनका टेक्निकल पे फोकस ज्यादा है। वेयर एज आपको टेक्निकल पे फोकस रखना है। आई डोंट, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी मेरा टेक्निकल पे फोकस आज भी उतना ही है। बट आपको एट द सेम टाइम मैक्रो लेवल पे चीजें कैसे डेवलप हो रही है ना, तो उस पर भी फोकस करना है। अब उस पर कैसे फोकस करोगे? वहां पे आपको आपका बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क करता है, आपका डॉलर इंडेक्स अगर कुछ होता है उसका मूवमेंट, तो उसका इम्पैक्ट आपके इंडियन मार्केट में जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे कैसा होगा, या इक्विटी पे कैसा होगा, या वेरियस असेट साइज में कैसा होगा। जैसे आपको याद होगा तो मैं गोल्ड का कॉल लिया था कि गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है यहाँ से, और गोल्ड भी इसका बाइंग भी थी हमारी अच्छी खासी वो टाइम पे भी। और एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी पता होगा कि जो मैंने IT 20 का मैंने जो जून से एक मूव कैप्चर किया था, दिसंबर के अराउंड मैंने वो बेचा भी था। और विद द गॉड ग्रेस वही टॉप का लेवल था। आज मार्केट 26% डाउन है IT इंडेक्स। तो उसके लिए फिर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, या अदर, जैसे मैंने बोला डॉलर इंडेक्स कैसे वर्क कर रहा है, बॉन्ड यील्ड कैसे वर्क कर रही है, उसका अगर उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। पहले आप इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लीजिए, और जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसी हो रही है, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अभी इसको रियल मार्केट में, जैसे आपका एप्लीकेशन थियोरेटिकली तो आप सीख गए, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करोगे ना। तो आपके मेरा नॉर्मली स्टाइल ये है ना कि मैं, फास्ट ट्रेडिंग मेरी बहुत है, लाइक मैं ट्विटर पे भी बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, उनकी तरफ से एक इनसाइट आ जाती है जो मेरे से सीनियर है, और वो नॉर्मली इंडिया से कोई नहीं है, all are from outside India, foreigners, but they are very much in detail talks about this thing। तो वो लोग जो इनसाइट्स देते हैं, तो वो इनसाइट्स लेने के बाद में आपको अपना खुद का वर्क करना है कि एग्जैक्टली वो कैसे इनसाइट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा जो मुझे भी ये देखना चाहिए। अगर वो यूएस मार्केट के बारे में ये चीज बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यील्ड कैसे वर्क कर रही है, यूएस मार्केट का इसमें ऐसा इम्पैक्ट होगा, तो आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, तो आपको इंडियन मार्केट में फोकस करना चाहिए कि यार अगर वो बंदा यूएस के बारे में वैसे बात कर रहा है, तो अगर मैं इंडिया में ऐसी चीज अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा है। जैसे हमने आपको एक मैंने चीज, अगर मैंने मेरी इनिशियल एक ट्विटर थ्रेड है जहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड के बारे में मैंने बात किया, अगर क्रेडिट स्प्रेड बढ़ना स्टार्ट हो गई ना, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स होता है, जो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट मैंने वही टच डाउन किया था वो टाइम पे। क्योंकि होता है ना कि आपका जब क्रेडिट स्प्रेड बढ़ना स्टार्ट होता है ना, एट द सेम टाइम आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है ना, तो उसका इम्पैक्ट आता है आपके बैलेंस शीट पे।
क्योंकि आपका इन व्हाट वी कैन से कि आपको बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। अगर बोरिंग कॉस्ट अगर आपकी बढ़ रही तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। और हम वही चीज देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अप होने की वजह से आपकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बिकॉज एट द एंड आपको बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपका वो वहां पे कर रहा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर कम होगी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो इनडायरेक्टली वो स्टॉक के वैल्यूएशन में आ ही जाएगी, और वही चीज हम आज देख रहे हैं। तो वहां पे एक डबल वैल्यू हो गई कि प्रॉफिटेबिलिटी तो डैमेज हो ही गई, बट एट द सेम टाइम आपका थोड़ा रेवेन्यू हेड में भी हिट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे हो रही है? आप गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रहा है तो आपको देखा होगा 2023 में ही गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दे दी थी कि हमें फिजिकल डेफिसिट टारगेट को 4% लेके आए। और वहां पे आई गेस इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 6% के अराउंड जिसमें चल रहा था फिक्स फिजिकल डेफिसिट। एक कोविड के टाइम पे तो 9-10% के आसपास चलेगा। तो अगर वो फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे, और आपकी पता है आपको कि फ्री बीज की स्कीम बहुत चल रही है, तो और रेवेन्यू जो इनकम टैक्स का आ रहा है वो बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका फ्री बीज भी बढ़ रहा है वो कंपेरिजन में। तो आपको बजट एनालिसिस में आपको ये देखना चाहिए कि अगर फ्री बीज में पैसा इतना जा रहा है और गवर्नमेंट बोलती है कि फिजिकल डेफिसिट अगर मैं कम करूंगी, तो अगर फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो ऑब्वियसली इसको स्पेंडिंग कट करना पड़ेगा ना। अगर स्पेंडिंग कट इन द सेंस कि आपका रेवेन्यू के अगेंस्ट में आपका स्पेंडिंग कम करोगे तब जाके आपका फिजिकल डेफिसिट कम होगा। अगर फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो स्पेंडिंग इम्पैक्ट होगी, अगर स्पेंडिंग इम्पैक्ट होगी तो उसका इकोनॉमिकल बैक इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग इकोनॉमी में बहुत कम हमारे यहाँ पे, और सेम इज द केस विद यूएस एज वेल। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही पुश कर रही थी, जैसे इंफ्रा का जो 1.5 लाख करोड़ का जो फंड होता है जो एनुअल बेसिस पे होता है, अगर वो गवर्नमेंट पुश नहीं करे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को स्लो डाउन आना ही आना है। तो वही चीज आपको देखना है। तो ये जो चीज मैंने बताई अभी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ थिंग, लाइक कि आपको ये चीजें देखनी है। बट आप जब ये चीजें ट्रैक करोगे और उसको रियल टाइम मार्केट के प्राइस एक्शन से मैच करोगे ना, तो आपका अलग लेवल पे एक एज चला जाएगा, और दैट एज एक्चुअली गिव्स यू द यूनिकनेस टू मेक मनी। और उसकी वजह से होगा भी ये ना कि आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये इवेंट चल रहा है। ये इवेंट के लिए मेरे चार्ट पे अगर ऐसा सिग्नल आता है देन आई ट्रिगर माय ट्रेड। और जब आपका ट्रेड मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि वो मैक्रो इवेंट है। जैसे आपने यूएस में देखा, जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे 2 महीने में, उस पूरे उसका रिजल्ट उन्होंने 2 दिन में दिया यूएस में आकर। अगर वो मैंने प्रिपरेशन 2 महीने की करके रखी थी, और मैं लोगों को 23 600 700 जब चार्ट पे आएंगे तब बात करेंगे, मैं 600 700 पे जब एक वन साइडेड रैली आई थी 1,500 पॉइंट की अभी रिसेंटली लास्ट में मार्च की रैली, वहां पे जब मार्केट 23 850 पे जाके थोड़ा रुका और वहां पे कंसोलिडेट करके मिड कैप में थोड़ा दिखा, तो वहां पे इंडिकेशन आना स्टार्ट हो गया था। और मैंने बाकायदा बोला भी था ग्रुप में, रिमेम्बर, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ज्यादा रुक गया ना ये, तो ये जो पूरी रैली है ना उसको बहुत कम समय में वाइप आउट कर दिया। और जो हिसाब से अभी निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है, दिख रही है 600 पॉइंट से जो भी, ओके, जो अभी है फिलहाल, उसके हिसाब से देखो तो आपकी वो रैली वाइप आउट हो गई 600 पॉइंट। अगर मैंने भी मेरे 2020 के बाद, कोविड के बाद में इतना बड़ा फॉल निफ्टी में पहली बार देखा 600 पॉइंट्स का। अब वो मंडे को कैसे ओपन होता है डेट्स अनदर थिंग, बट एक नॉर्मल केसेस में अगर देखें तो वाइप आउट हो गई। तो अब ये कैसे करोगे आप? क्योंकि आपको पता है ना फिर। बट एक चीज और थी उसमें कि आपका इंडियन मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं था उसमें, इम्पैक्ट था आपका यूएस मार्केट। तो आपको यूएस की इनसाइट्स भी पता होनी चाहिए, इट्स बिकॉज इट्स अदर मार्केट, तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं एक्चुअली एक काम करता है, पहले मैंने जो पीपीटी का प्रेजेंटेशन है ना थोड़ा बना हुआ है, पहले मैं जो भी ट्विटर की जो मेरी प्रोफाइल थ्रेड बनी है उसपे से मैंने बनाया, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आइडिया आ जाएगा, पॉइंट्स रहेंगे लोगों के सामने तो लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। तो यूएस में सिचुएशन क्या चल रही है हम उसको डिस्कस करते हैं पहले। ओके, लाइनअप ऐसा रखते हैं। उसके बाद हमारा ऐसा रहेगा कि उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा होगा, देन इंडियन मार्केट्स में कैसा होता है। तो एक आपको पूरा ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो फिर चलते पीपीटी की तरफ, राइट। राइट, ओके। तो एक्चुअली यही मेरी ये थ्रेड भी थी बहुत पहले। मैंने अभी एक थोड़ी देर स्टार्टिंग में लोग इंक्वायर कर रहे थे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यूएस मार्केट में। ये बहुत मैंने जब ये जो कैपिटलाइजेशन का मूव आया ना यूएस मार्केट में, ये उसके पहले ही मैंने डाल दी थी कि यार ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सेंचुरी डिफाइनिंग शिफ्ट है, आपको पता चलेगा मैं सेंचुरी डिफाइनिंग क्यों कह रहा हूँ उसको। इट्स नॉट अ नॉर्मल, ये ऐसा नहीं है कि 5 या 4 दिन में या 6 दिन में 6 महीने में या एक साल में खत्म होने वाला। इट्स अ वेरी बिग गोइंग थिंग इज हैपनिंग इन यूएस। वो आपको बहुत अभी नहीं पता चलेगा, लोगों को रियलाइज होगा 1-2 साल के बाद, जब चीजें ऑन द ग्राउंड वैसे आ जाएंगी। ओके, तो पहले हम ये करते हैं, पहले हम ये देखते हैं एग्जैक्टली कि ट्रम्प को यूएस में एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। ओके, और अभी का प्रॉब्लम क्यों, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसके पास, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एग्जैक्टली कर रहा है। तो अभी उसका आप देखोगे तो 2 चीजें हैं उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहां पे उसको सबसे ज्यादा पेन है। फर्स्ट इज यूएस डेट।
वो आपको भी पता होगा, यूएस डेट $36 ट्रिलियन का हो चुका है। और इवन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, $7.6 ट्रिलियन का मैच्योर होने वाला है अगले एक 12 महीनों में, एक 12 मंथ्स। ओके। तो वहां पे वो उसको काउंटर करने के लिए फिर उसने क्या करना स्टार्ट किया है कि उसको फिर एक मतलब एक एंगल से अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि उसको अभी ये सिचुएशन आ गई कि उसको इसमें उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब इससे आगे अभी उसको कुछ एक हार्ड स्टेप लेनी ही पड़ेगी। सो वो एक सिचुएशन पे आ गया, मतलब आप उसका क्वांटम अगर आप देखोगे तो क्वांटम ये है ना कि उसका यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है डेट का, वो उसके डिफेंस बजट से भी ऊपर जा रहा है। ओके, तो उसका डिफेंस बजट कम हो रहा है कंपैरेटिवली, और उतना ही उसका पेमेंट बढ़ रहा है इंटरेस्ट का। तो इसके लिए उनको वो चीज करना था। ओके, और दूसरा चीज है अभी जो बहुत हाइप में है, दैट इज द यूएस न्यू टैरिफ। जो टैरिफ जो डाल रहे हैं ना यूएस वाले, जो लगाए हैं इंडिया पे या बहुत से अदर 171 कंट्रीज पे लगा के रखे, तो उसके पीछे का उनका वही था, जो रेवेन्यू ट्रेड डेफिसिट चल रहा था। एक्चुअली जो ट्रेड डेफिसिट रन कर रहा है यूएस और सालों से कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डॉलर एंड रिजर्व करेंसी, उनको करना ही पड़ेगा तभी उनका डॉलर बाहर जाएगा ना इंडिया यूएस से। नहीं तो फिर वो रिजर्व करेंसी बनेगी नहीं, और रिजर्व करेंसी को बचाने के लिए उनका ये था कि उनको ट्रेड डेफिसिट रन करना पड़ेगा। ओके, एंड एक्चुअली आपने देखा होगा कि यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर। तो उसके लिए उनका ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा था, बट उसको ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए उनको टैक्स से चीजें मैचअप करनी पड़ती, तो इसकी वजह से इनकम टैक्स आएगा। तो उसकी वजह से चीज ये हो रही थी ना, ऊपर के ऊपर हम देखें तो रिच पीपल जो थे वहां के, उनके पास तो पैसा हो रहा था, बट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की सिचुएशन आज यूएस में ऐसी, आप बात कर लो आपको पता चल जाएगी। देयर सिचुएशन इज लाइक कि उनके पास में अगर कल कोई आके पूछे ना कि आपके $100 है क्या आपके पास, तो आप उनके पास में उतना भी इमरजेंसी फंड नहीं बचता है, बिकॉज उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सेट हो गया, पर उसके कंपैरिजन में अर्निंग उतनी नहीं बढ़ी जितना वेजेस बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाई। क्योंकि यूएस ने पूरी चीजें, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग पूरी यूएस के बाहर आउटसोर्स करके रखी थी, क्योंकि चीपर मैन्युफैक्चरिंग थी, चीपर लेबर था वहां, इसलिए स्पेशली चाइना। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए ये अभी की जो सिचुएशन है वो चीजें कंटिन्यू हो रही है। ओके, तो अभी यूएस डेट प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पहली चीज आपको बहुत पता होगा, देखा होगा आपने, इलॉन मस्क बहुत न्यूज में थे डॉज की वजह से। ओके, डॉज का काम ही वही है कि जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है, वो जो अननेसरी स्पेंडिंग हो रही है, जैसे कोई अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि वहां पे वो बात कर रहे थे कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी चेक आता है। वहां पे कुछ बंदों को जो सोशल सिक्योरिटी का चेक जा रहा था, वो उनकी एज 150 ईयर्स से भी अबव दिखा गई। तो जस्ट इमेजिन द क्वांटम ऑफ द अननेसरी स्पेंडिंग। तो उन्होंने, उनका टारगेट है $1 ट्रिलियन एक्सपेंसेस कम करना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का। अगर ये 1.1 ट्रिलियन स्पेंडिंग कम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेट पे आएगा, क्योंकि उनको ज्यादा बोरो नहीं करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि उनका स्पेंडिंग कट हो रही है, राइट। दूसरी चीज वो कर रहे हैं कि गोल्ड का जो यूएस के पास का 8100 मेट्रिक टन का जो रिजर्व है अभी के सिचुएशन में, वो $10 पे लिस्टेड है सीएमपी, मतलब उनका पर आउंस का रेट जो है $10 पे, राइट। जबकि गोल्ड का आज का रेट है 3,300 राइट। तो उनका ऐसा प्लान चल रहा है कि वो उस चीज को, जो गोल्ड का रिजर्व है, उसको सीएमपी पे लेके आएंगे, करंट मार्केट प्राइस पे। उसकी वजह से एडवांटेज आएगा उनके पास में कि उनके पास में सरप्लस $800 बिलियन का बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे कि उनके पास में स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास में, क्योंकि फेड गवर्नमेंट, एक्चुअली फेड, जैसे आपको पता होगा फेड वर्क कैसे करता है, फेड का कैसा होता है, मतलब कैसे वर्क करता है, हम उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बट एक्चुअली इट गिव्स द स्ट्रेंथ कि फेड ज्यादा नोट प्रिंट कर पाएगा, फिर उसकी वजह से रेवेन्यू स्पेंडिंग बढ़ जाएगी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ओके, दूसरी चीज वो कर रहा है कि, तीसरी चीज कर रहा है एग्जैक्टली कि जिनके जिनके पास में यूएसडी की होल्डिंग है, यूएस ट्रेजरीज की, जो बॉन्ड, यूएस बॉन्ड जो बेचता है कंपैरेटिवली, जस्ट टू बोरो द मनी, जैसा मनी जी ने बहुत अच्छे से समझा है। तो उसमें वो कह रहा है ना कि जापान और चाइना से जैसे रूमर्स चल रहे हैं कि हम, जो आपके ट्रेजरी जो आप बोल रहे थे अभी, हमने देखा कि 2026 में वहां पे जो मैच्योर होने वाला डेट है ना, उस केस में अगर उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो आपके बॉन्ड है उसको जीरो कूपन में 100 ईयर्स में कन्वर्ट करवा दीजिए, और जब आपको पैसे की जरूरत लगी हम आपको स्वैप लाइन दे देंगे यूएसडी, कि आपको जब पैसे की जरूरत पड़ी आप हमसे यूएसडी बोरो कर लेना, बट हमारे बॉन्ड उसको लिस्ट इसमें कन्वर्ट कर लो जीरो कूपन में, जहाँ पे उनको बॉन्ड के अगेंस्ट में यूएस को अभी पैसा नहीं जाना। दैट इज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज कि उनको बॉन्ड यील्ड नीचे लाने का फुल ट्राई चल रहा है, और अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड हुआ है, जो नीचे डंप हुआ है ना, एक्चुअली आपने देखा होगा उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हो या खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, दे आर नॉट वेरी मच केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन द यूएस इक्विटी मार्केट। उनका ये चल रहा था कि उनको कोई लेना देना नहीं, बिकॉज
उनका मेन टारगेट है कि अगर बॉन्ड यील्ड लोअर हुई, क्योंकि आज हमने देखा होगा फेड रेट कट नहीं कर रहा है, तो बॉन्ड यील्ड अराउंड 4%, 4.5%। उसकी वजह से हो रहा है ना कि जो हो क्या रहा है, जो डेट रिफाइनेंसिंग चल रही है ना, वो रिफाइनेंसिंग बहुत हायर रेट पे जा रहा है, तो उसके लिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो यूएस ट्रम्प का ये इंटेंशन है कि उसको कम कर लीजिए, जितना इंटरेस्ट कम चुकाना पड़े उतना अच्छा है। बट फेड ये चीज नहीं कर रहा, बिकॉज फेड को इन्फ्लेशन का रिस्क दिख रहा है, तो हम उस पर और डिस्कस करेंगे। तो ये चारों चीज पे वो अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं टू सॉल्व डेट प्रॉब्लम। अभी टैरिफ, टैरिफ का क्या सीन चल रहा है? टैरिफ में एक्चुअली हो क्या रहा था ना, यूएस ने किया क्या था इन 2000s में, अर्ली 2000s में उन्होंने जितनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी वो पूरी चाइना शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहां पे चीप लेबर था और कंपनीज को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने थे खुद की। इसके लिए ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट चीपर बन रहा है कंपेयर टू अदर यूएस, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो चुकी थी चाइना। सेकंड थिंग, हो ये रहा था ना कि यूएस की इकोनॉमी पूरी सर्विस बेस्ड हो चुकी थी, नॉट पूरी बट एक क्वांटम तक तो सर्विस बेस्ड हो चुकी थी। लाइक मैं अगर नंबर बताना चाहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग जस्ट 10% ऑफ यूएस जीडीपी, वेर एज चाइना इट्स मच अबव दैट, लाइक अराउंड 30%। तो 10% थी, बट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज ये होता है ना कि वो जॉब पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि होता ही है ना, सर्विस सेक्टर में आप अगर एक $1 लगाओगे ना, तो उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट 1 और 2x ही आता है। मतलब एक या दो जॉब ही क्रिएट करेगा, बट एट द सेम टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स 3 to 4x जॉब मल्टीप्लाई, मतलब आपको जॉब भी ज्यादा आएंगे, कंपेयर टू आपका वेजेस भी उतना हाई रहेगी, तो आपकी जॉब भी ज्यादा बढ़ेगी। और अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है यूएस में, तो ऑब्वियसली जॉब वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसका वो भी एक इंटेंशन था। सेकंड इज की यूएस वांट एक्चुअली ट्रम्प को टैक्स कट करना है एक्चुअली, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स इज अराउंड 21%। लाइक तो उनको जो अगर मैन्युफैक्चरिंग रिटर्न लानी है, तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स कट करना पड़ेगा, और स्पेंडिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी रिटेल पब्लिक की, वहाँ के यूएस के जो पब्लिक है। वो कैसे बढ़ेगी? जब उनके पास में वो टैक्स कट करेंगे। लाइक हमारे यहाँ पे जैसे हुआ कि भाई स्पेंडिंग अगर गवर्नमेंट ही कम कर रही है, तो उन्होंने 12 लाख तक के टैक्स देगी, जिससे कि एक इनकम टैक्स पेयर की स्पेंडिंग बढ़ेगी। बट उसके साथ में क्या होगा, एक एड ऑन चीज जहाँ पे लोग बहुत लोग मिस करते हैं, उसके लिए आपको सरप्लस रेवेन्यू चाहिए होगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपकी बोरिंग तो ऑटोमेट ऑलरेडी बहुत हाई है। बट उसके आगे इसमें अगर आप टैक्स कट करोगे, तो आपका रेवेन्यू का स्ट्रीम और कम हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं बाहर की जो गुड्स आ रहे हैं उस पर। तो उसकी वजह से फिर वो $500 to $800 का जो भी सरप्लस अमाउंट आएगा, रेवेन्यू आएगा यूएस के पास में टैरिफ्स की वजह से, उसके अगेंस्ट में वो टैक्स कट देंगे, जिससे कि स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। और अनदर थिंग इज कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए और एक चीज कर रहे हैं कि वो डीरेगुलेशन कर रहे हैं, कि जहाँ पे अननेसेसरी रूल्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वहां पे वो रूल्स को स्क्रैप करने के पीछे हो। तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, इज कि वो बजट सरप्लस बढ़ा रहे हैं कंपेयर टू, जिससे कि वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं एक्चुअली। और वो कैसे कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू टैक्स कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, तो ये दो चीजें आपको पता चलिए, तो ये दोनों चीजों की वजह से पूरा ये महम मचा पड़ा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये होती है ना कि तीन दो चीजें जैसे हमने देखी, डेट वो करने कम करना है हमको। ओके, उनको खुद की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करनी है सबसे पहले, बिकॉज उनको अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसके साथ में तो स्पेंडिंग भी कट करनी है। $1 ट्रिलियन की हमने डिस्कस किया, इलॉन मस्क जो कट कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग कट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, और उनको प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ानी है, कि प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे। वो टैरिफ्स की वजह से होगा, क्योंकि आपको फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएस में लगाने पड़ेंगे, तो टैरिफ से बचने के लिए। तो वो एक चीज उनको पुश कर रहे हैं। बट वहां पे आप एक चीज ध्यान में रखो कि वहां पे $1 ट्रिलियन की अगर स्पेंडिंग कट हो गई, तो इसका बहुत बैड इम्पैक्ट जाएगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी फॉर श्योर फिर रिसेशन में जाने के फुल चांसेस। और दैट इज द मेन कोर रीजन कि यूएस मार्केट दो, अभी आपने देखा होगा 3,000 पॉइंट के आसपास डाउ ही गिर गया। मैं कल भी आपने देखा होगा 2200-2300 पॉइंट तो कल गिरा है। तो वो जो वो है ना, उसकी वजह से हुआ कि रिसेशन रिस्क बढ़ गया। ओके, सो ये एक चीज हो रही है कि इसकी वजह से फिर इतना पूरा इंडिया मार्केट में मैम मचा हुआ है, यूएस मार्केट। उसके बाद रिपल इफेक्ट अभी इंडिया पे गया। उसमें एक चीज मैं अभी और डिस्कस करूंगा, गोल्ड इज पॉइज्ड फॉर मेक अनइमेजिनेबल सर्च। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? गोल्ड का प्राइस ऐसे लेवल पे जाना है, जो मेरा एनालिसिस मुझे अभी आज की सिचुएशन के अकाउंट लगता है, अगर ये सिचुएशन चेंज होती है तो आई ये भी चेंज व्यू भी चेंज होगा। बट आज की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि गोल्ड इज द ओनली सेफर असेट विच इज प्रेजेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है ना, आपने जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा, यूएस टैरिफ फियर्स आर इरोडिंग द डॉलर 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 की डोमिनेंस कम हो रही है, क्योंकि और वो ही चाहते हैं ट्रम्प एक्चुअली कि डॉलर का डोमिनेंस कम हो, तो जिससे कि फिर वो ज्यादा अपना सेंट्रिक यूएस सेंट्रिक फोकस ज्यादा। तो हो ये रहा है कि उसकी वजह से ये हो रहा है ना कि अगर आपको डॉलर बाय नहीं कर रहे हो, तो सेंट्रल बैंक है ना,
शिफ्ट हो रही है कि फिर वो गोल्ड की तरफ। आपने देखा होगा इंडिया और चाइना सबसे बड़े बायर बने, उन्होंने 300-400 टन के अराउंड गोल्ड बाय किया। इसकी लिए वजह से यूएस गोल्ड के प्राइस ऑलरेडी 3000 तक टच हो चुके हैं। साथ में यूरोप इज एक्चुअली फाइटिंग विद रशिया टू एन एक्सटेंट, तो वो एक वॉर का एक रिस्क आ जा रहा है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम है, नॉर्मली होता क्या था आज तक कि जिनके पास में एक्स्ट्रा डॉलर रिजर्व रहते थे ना, तो वो क्या करते थे, पूरा बाइंग कर देते यूएस ट्रेजरीज में। जैसे चाइना के पास में $800 बिलियन के आसपास की यूएस ट्रेजरीज पड़ी हुई है। बट अभी बिकॉज ऑफ डॉलर का डोमिनेंस कम है, क्योंकि टैरिफ की वजह से, तो उसका बैड इम्पैक्ट आएगा। और डेट का इशू है, क्योंकि डेट में एक्चुअली डेट इतना होने के बाद में आपकी करेंसी वीक्स होनी है। तो फिर उनको ये डर है कि फिर अगर यूएस का अगर डॉलर वीक होना स्टार्ट हो जाए, तो नॉर्मली हो ये रहा है कि फिर अभी कंट्रीज कहाँ फोकस कर रही है, फिर अभी यूएस ट्रेजरीज की जगह पे हम गोल्ड बाय करेंगे। और ये तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग है, इसके आगे तो और चीजें इसमें डेवलप होंगी। तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली करंट सिचुएशन देख देख के कि यहाँ पे गोल्ड की डिमांड जो आज के सिचुएशन है वो ऐसे इंसेंट लेवल पे जाएगी कि हमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है। बट एट द सेम टाइम गोल्ड की अगर डिमांड बढ़ जाती है ना, तो दैट इज अलोन एक्चुअली द प्राइसेस। आपने देखा होगा पिछले 4 या 5 महीने में 2000 से 3000 तक आ चुका है गोल्ड। और मेरा एक्सपेक्टेशन है, आपने ट्विटर पे मेरा अगर ट्रैक करना है इसके बारे में डिटेल, आपने देखा होगा ना ट्विटर पे मैंने डाल के रखा है कि मेरा टारगेट अराउंड 8000 आउंस पर आउंस के डॉलर के अराउंड आ रहा है। तो विच इज इन इंडिया इट्स लाइक 2 and 2.5 लाख रुपीज पर 10 ग्राम्स। उसका चार्ट उतना होने के चांसेस है, और वो एक रैली के हिसाब से चार्ट पैटर्न उसका डेवलप वैसे ही हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर। दैट वी कैन कॉल इज एट अ रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट में होता ही है कि सेफर एसेट की तरफ लोग ज्यादा मदद करते हैं। अगर कल भी आपने देखा होगा ना, तो कल यूएस का अभी आपने जैसे बात किया ना, तो अभी और एक देखो, अभी मैक्रो एनालिसिस कैसे करनी है तुम्हें यहाँ पे व्यू देता हूँ, चीज एग्जांपल देता हूँ कैसा होता है। अभी कल आपने देखा होगा कि कल रिस्क बहुत थी, मार्केट बहुत गिरा हुआ, उसके बावजूद गोल्ड 2-2.5% गिरा। ओके, आपने वो चीज बहुत से लोगों ने मिस करी होगी। क्यों गिरा है, जबकि वो राइट सेफ हेवन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों का एक्चुअली यूएस ट्रेजरीज की तरफ से मुंह थोड़ा ज्यादा कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से हो ये रहा है ना कि वो क्या कर रहे हैं, फिर गोल्ड में से भी थोड़ा पैसा साइड लाइन पे जा रहा है कि भाई मुझे पता ही नहीं है, रादर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसा लेके साइड में लाइन में बैठ जाऊंगा ना, मैं गोल्ड में डालूंगा ना ये डालूंगा। ओके, तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी करेंटली इन द मार्केट। और मैं यही पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूँ लोगों को कि यहाँ पे लोग बहुत चीजें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली किस चीज का क्वांटम की चीजें अंडर अंडरग्राउंड चल रही है। और ये जब अभी सरफेस पे आना स्टार्ट ही हुई है ना, तो मार्केट इतना गिरा है। और उसके बावजूद भी यील्ड ज्यादा नहीं गिरी है कंपेरेटिवली। और ट्रम्प का टारगेट है 3 to 2% पे लाना। अगर 2% पे यील्ड लाना है ना, तो मार्केट को जीएफसी टाइप, जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसके भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, वो टाइप का ट्रिगर, जब जाके यील्ड नॉर्मल आएगी। ऐसा आज जो एनालिसिस चल रही है ना, उसके हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर। तो मेरा एक कहना है कि आपका गोल्ड का जो एक्सपोजर है ना कंपेरेटिवली, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन सजेशन, जस्ट माय व्यू बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन इज गोइंग ऑन। जो मैं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड का एक्सपोजर आपका थोड़ा कंपेरेटिवली बढ़ा के रखिए पोर्टफोलियो में, बिकॉज आपकी अनसर्टेनिटी आगे जाके इक्विटी में और बढ़ जाएगी, एटलीस्ट फॉर ईयर ऑल्सो। तो बेटर वे कि आप थोड़ा हेज, क्योंकि आप यूएस ट्रेजरी तो बाय नहीं कर सकते इंडियन वगैरह, तो आपका बेटर वे है कि आप थोड़ा गोल्ड से चीजें हेज करो। उसका थोड़ा जो अगर 5% कर रहे तो 10% कर लो, पोर्टफोलियो का इलेक्शन 10 नहीं तो 20 कर लो। मेरा पर्सनली बहुत अच्छा मतलब बढ़ा लिया मैंने, इसके पीछे का रीजन ही यही था कि, और हमें रिटर्न भी दिख रहा है। गोल्ड ने ऑलरेडी 60-62% दे के रखा लास्ट ईयर ऑल्सो। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा इससे गोल्ड का अगर पोर्टफोलियो में एक अपना परसेंटेज बढ़ाओगे तो ज्यादा बेटर। ओके, तो हमने गोल्ड के बारे में तो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी इसका इम्पैक्ट जो यूएस में चीजें हो रही है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आज का टॉपिक भी हमारा वही है कि हम उस पर ज्यादा फोकस करें कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा होगा। तो अभी एक्चुअली हो ये रहा था ना आज तक, मतलब यूएस के बारे में बात चल रही है कि वहां पे जब भी पैसा आता था ना, तो बहुत पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स में आता था। मैंने स्लाइड में भी वैसे मेंशन किया था। तो ट्रम्प होता ये था ना कि यूएस ट्रेजरी इसमें कोई बाय कर ले, या इक्विटी में जैसे आपने देखा होगा एप्पल के शेयर ले रहा है, या यूएस एपडेक के शेयर ले रहा है, मैक्स सेवन जो फेमस कंसेप्ट है उसका वैल्यूएशन इंसान लेवल पे चले जाता। तो उसके रिलेटेड हो ये रहा था ना कि पूरा पैसा निकल के रियल इकोनॉमी के इंस्टेड यूएस के फाइनेंशियल मार्केट्स में जा रहा है। रियल इकोनॉमी में आ नहीं रहता मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो उसका इंटेंशन अभी ट्रम्प का ही वही है कि यहाँ पे हमको फाइनेंशियल मार्केट में पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि भाई आप एक प्लांट लगाओ, प्लांट लगा के लोगों को, एक हम बोल रहे हैं इंडिया में हिंदी में जैसे बोलते हैं कि रोजगार देना है हमको। ओके,
तो पैसा एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल मार्केट में होता ये था कि पैसा आता था वो रिच के हाथ में रहता था, जो टॉप 1% है वही पैसा बनाते। लोअर मिडिल क्लास के पास में इतना स्कोप नहीं रहता। हमें भी पता है स्टॉक मार्केट में से कितने लोग पैसा बनाते हैं। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो आज तक तो ये इसका पहला इम्पैक्ट ये होगा ना कि पैसा इंडियन यूएस फाइनेंशियल मार्केट से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि बाहर की जो कंट्री जो इन्वेस्ट करती थी इंडियन सॉरी यूएस मार्केट्स में, वो भी अभी शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां पे उनको प्लांट लगाने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स विच इज गोइंग। तो इसका एक इम्पैक्ट ऐसा आएगा ना कि वहां पे मार्केट में मेहनत क्रिएट हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब लिक्विडिटी मार्केट से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टर्न होगी यूएस में स्पेशली, तो मार्केट अंडर परफॉर्म करेंगे। और वही चीज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, राइट। और इसमें और एक चीज होती है ना, यूएस का है ना 401 का बहुत फंड होता है स्टॉक मार्केट। लाइक 50-60% पूरा उनका पोर्टफोलियो का पैसा स्टॉक मार्केट में होता है। तो इसके पहले ऐसा चलता था ना कि थोड़ा भी मार्केट गिरे ना तो वो बहुत कॉशियसली उसको लेते थे यूएस के पैसे। बट दिस टाइम हमने देखा होगा यूएस ट्रेजरी और ट्रम्प को इससे कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा बताते। देवर लाइक कि हमारा फोकस मागा पे है, मैक्स 7 पे नहीं। मैक्स 7 लाइक 7 नैस्डैक टॉप कंपनीज, उनका मागा पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनका वहां से क्लियर इंडिकेशन है कि उनको मार्केट को डंप करना है। आपको अगर याद होगा तो मैंने ये चीज व्हाट्सएप पे डिस्कस करके रखी थी हमारे ग्रुप में। राइट, $300 बिलियन का कैश में था उनके पास, यूएस ट्रेजरीज में पड़ा हुआ था, उनको डिप्लॉय नहीं कर रहे थे। दैट इज अनदर थिंग। अभी आप जैसे हमने बोला ना मैक्रो एनालिसिस कैसे करते, तो आपको ये चीज भी एक अडाउन कर सकती थी कि भाई वॉरेन बफेट जैसा आदमी अगर साइडलाइन पे बैठ रहा है, तो इट मीन्स कि वो कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है बंदा। तो आपका वहां पे एक ध्यान होना चाहिए, राइट। तो दैट इज अनदर एज इन योर ट्रेड, राइट। तो उसकी वजह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यूएस मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग है। और आपने अगर मैं देखा होगा ना कि अगर आप कंपेयर करोगे ना, इवन अभी तो मैं बचा, बट एक महीने से अगर आप देखोगे ना तो यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया था और हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे वो जो लास्ट हुआ है ना, तब यूएस मार्केट गिर रहा था बट हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। सेम इज द केस विद यूरोपियन मार्केट एंड एशियन मार्केट। चाइना तो बूम में था पूरा। क्यों? क्योंकि कैपिटल निकल के वहां का, वो भी बाइंग साइड पे है। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि वहां से अगर कैपिटल निकलेगा तो उसको कहीं तो जाना है ना। तो दैट इज द रीजन कि इमर्जिंग मार्केट यूरोप की तरफ मार्केट जा रहा था, तो वो एक अंडर परफॉर्मेंस आ गई। तो अभी एक बिग क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या यूएस का और जो यूएस आज की जो सिचुएशन है ना यूएस की, सब कंप्लीटली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जापानीज सिचुएशन इन 1990। आप 1990 में जापानीज का चार्ट, निकई का चार्ट ओपन करके देखना एक बार, वहां पे आपको लगेगा ना वो मल्टी ईयर टॉप बनाता था। और जापान की जो सिचुएशन आज यूएस की है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है यूएस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, वही चीज जापान वो टाइम पे था। इट्स लाइक अराउंड 40 या 45% ऑफ की ग्लोबल स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट्स की जो मार्केट कैप थी, 40-45% जापानीज मार्केट में थी वो टाइम पे। आज यूएस की इज अराउंड द सेम लेवल, लाइक मच, मुझे तो लगता है शायद कुछ ज्यादा ही होगी यूएस की कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली। और वहां से ये हुआ था कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे ना, तो अगर आपका 100 में से 52% अगर यूएस में सेंट्रिक है, और जबकि आपका यूएस का जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन एक वर्ल्ड इकोनॉमी, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी का हम कंपेयर करें तो इट्स लाइक 20-16%, इफ आई एम रिमेंबर करेक्टली। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सस्टेनेबल कभी नहीं हो सकता, इतना लेवल, इतना डिफरेंशियल नहीं होगा सस्टेनेबल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब जापान में मल्टी ईयर टॉप लगा था 20-30 सालों का, क्या ये यूएस में पॉसिबल है? मेरा आंसर इसमें ये रहेगा ना कि प्रोबेबिलिटी इज मच मोर देन एनीवन कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज यूएस की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उसका फाइनेंशियल मार्केट वहां पे डंप करे, क्योंकि उनको चीजें वहां से निकाल के फाइनेंशियल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। अगर इससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन ये हो नहीं सकता कि यूएस मार्केट इन कमिंग ईयर्स माइट गोना अंडर परफॉर्म ओवरऑल वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे उनका पूरा स्पेसिफिकली चेंज हो गया। ये बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब बहुत से लोग इसको बोलेंगे यार यार यूएस का कैसे अंडर परफॉर्म करेगा। सेम केस आप अगर जैपनीज वो डॉक्यूमेंट्री जाके होते हैं ना 1990s के, सेम केस में यही लोग वहां पे भी बोल रहे थे। और हमें पता है जापान वहां से 1990s से लेके आज तक उसको कितना, एक अराउंड 40 ईयर्स हो गए, राइट, 35-40 ईयर्स। 35-40 ईयर्स में उसने उसका हाई तक ब्रेक नहीं किया, मतलब उसको उसका खुद का निकल का हाई ब्रेक करने के लिए 30-40 साल लग गए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द यूएस मार्केट इज ऑन द सेम पेज विच जापान वाज इन 1990। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा इम्पैक्ट हुआ फाइनेंशियल मार्केट में, जो एक्सपेक्टेशन है ये यूएस के बारे में पर्टिकुलरली मिला। ओके, अभी हम करेंगे यूएस डेट का प्रॉब्लम इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पर्टिकुलर, राइट, कि हम फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस कर लेंगे इंडिया पे एज ए इकोनॉमी कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा है ना, जब अगर डॉलर आपका एक्चुअली वीक होगा ना,
तो यूरोपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूरोपी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इम्पोर्ट्स है वो कंपेरेटिवली लो, मतलब चीपर हो जाएगी कंपेरेटिवली। तो इट माइट, आपने देखा हो ऑयल का, कल ही आप देख लो, ऑयल आई गेस कुछ 10-15% गिरा, 61 पे आ गया यूरो। इट मीन्स लाइक इन्फ्लेशन गोना हिट बैडली इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेट बैडली हिट इन डाउन साइड, नॉट अपसाइड, डाउन साइड। तो उसकी वजह से और एक चीज होगी कि आपको आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो रेट कट कर पाए, जो आरबीआई कर नहीं पा रही कंपेरेटिवली, जो उसको करना चाहिए। बिकॉज उसके पास में अगर इन्फ्लेशन डेटा नीचे आ गया, आपकी स्पेंडिंग मैनेज हो गई, फिजिकल डेफिसिट ऑन गया, इन्फ्लेशन अगर आपको कंज्यूमर लेवल में कम हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस नीचे देते हैं, इन्फ्लेशन कम गए होगा, तो ऑब्वियसली इसमें आरबीआई सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, तो आरबीआई रेट कट कर पाए कंपेरेटिवली, जो अभी तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूएस इज ऑन द सेम पेज। यूएस भी चाह रहा है कि भाई मेरा रेट कम है, ऑब्वियसली आरबीआई को सपोर्ट करेंगे, भाई हाँ ठीक है, आप कर रहे हो तो फिर हम भी करेंगे। Because होता वही है हर बार कि यूएस जब फेड कट करेगा उसके बाद ही सब सेंट्रल सेंट्रल बैंक उसको फॉलो करे, तो ये होगा, तो अब रेट कट आने का चांसेस बढ़ जाते हैं उसके साथ। बट इसमें ना इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। कहाँ होगा सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होगा, आईटी पे। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। क्यों होगा ना, क्योंकि होगा ये ना कि वहां पे आपका सबसे पहले तो डॉलर में इम्पैक्ट है, अगर डॉलर वीक हो रहा है उसका जो आईटी इंडस्ट्री का जो पूरा रेवेन्यू है वो डॉलर से ही आ रहा है, अगर डॉलर ही वीक हो गया तो रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। एट द सेम टाइम आपका रेवेन्यू तो इम्पैक्ट डॉलर की वजह से होगा ही होगा, बट आपने अगर, जैसे मैंने पहले बोला कि $1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कट आने वाला है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो स्पेंडिंग कट होता है तो वो स्पेंडिंग कट की वजह से क्या होगा कि वहां की डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है कंपनी जो कर रही थी अभी तक, वो कम हो जाएगी। और आपको ये पता है कि आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ही है कंपनी। अगर आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हिट किसको मिलेगी, इंडियन आईटी इंडस्ट्री। ओके, और वही चीज हम देख रहे हैं, 26% लाइक विद इन 2-3 मंथ्स, 2 महीने भी नहीं हो गए शायद, आईटी इंडेक्स डाउन है। और कल अभी मंडे को क्या खुल रहा है वो तो आपको पता ही है। तो दैट इज अदर एक्सट्रीम थिंग, तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री विल हिट वेरी बैड। ओके, एट द सेम टाइम पॉजिटिव साइड में ओवरऑल मार्केट की वजह से और एक पॉजिटिव साइड है कि वहां पे कैपिटल इनफ्लोज बढ़ जाएंगे हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि यूएस की डॉलर, अभी पैसा क्यों शिफ्ट हो रहा है, यूएस एफआईएस क्यों पैसा निकाले, बिकॉज दे आर गेटिंग द सेफ, लाइक उनको यूएस में यील्ड मिल रही है 4-5%। तो वो क्यों यहाँ पे डॉलर का रिस्क लेके पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे यूएस इंडिया में, जबकि वैल्यूएशन है स्काई लेवल। तो उन्होंने क्या किया, पैसा निकाल के पूरा यूएस में शिफ्ट कर दिया। बट अगर अभी लीड आपकी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको यूएस का पैसा निकल के पूरा इंडिया में आएगा, या इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया, बट इन लॉन्गर रन, नॉट शॉर्टर रन। शॉर्टर रन में थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बट एक लॉन्गर रन के लिए इट्स अ बेनिफिशियरी फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन चल रही है, राइट। So this is the impact of US debt problem on India and that steps they are taking. अभी यूएस टैरिफ्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेरेटिवली, ये आज की तो सबसे बड़ी। इवन आउटसोर्सिंग के काम भी नहीं बंद किए उन्होंने, तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव और है ना, वहाँ पे इमिग्रेशन का भी वो रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। इमिग्रेंट जो यहाँ से जा रहे हैं उन पे भी तो रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, तो यहाँ से जो जा रहे थे वहाँ पे एम्प्लॉई, उनकी भी तो वहाँ पे डिमांड कम होगी ना, तो लोग कंपनीज को भी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रही है तो उनको लोकल स्टाफ हायर करना है। तो आउटसोर्सिंग ऑटोमेटिकली कम होगी, तो वो एक अदर इम्पैक्ट आने वाला है। वो हम आईटी में जब आएंगे ना तो उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एज वेल। वहां पे अभी जब आते हैं तो मुझसे डिस्कस एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बोला ना, जॉब लॉसेस इन आईटी, टेक्सटाइल, इवन मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैरिफ्स की वजह से, ऑब्वियसली अगर वहां पे चीजें हायर करनी पड़ रही है तो कंपनीज एक्सपेंसिव होगा ना उनके लिए, अगर वहां पे अगर गुड्स बेचना है या गुड्स वहां पे एक्सपोर्ट करना है तो वो उनके लिए एक्सपेंसिव होगा। तो ऑब्वियसली उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अगर जैसे 26% टैरिफ लगा है, 26 अराउंड कि इंडिया पे, अगर 26% तो वो उनको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा, तो वो पैसे निकालेंगे वो पूरा कंज्यूमर को या तो ट्रांसफर कर देंगे। अगर कंज्यूमर को ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट, सॉरी सेल्स इफेक्ट होगा, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस भी चला जाएगा और सेल भी इफेक्ट होगा। बट अगर कंज्यूमर को नहीं ट्रांसफर करेंगे, अपने बैलेंस शीट पे ले लेंगे, तो अगर बैलेंस शीट पे ले लोगे तो फिर आपको बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट गिरेगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी। तो आइदर केस में कंपनी की तो निगेटिव ही आ गया। तो ये अभी इस पे चीज डिपेंड करती है कि यूएस के साथ में इंडिया के टैरिफ्स के निगोशिएशन कैसे होते हैं। तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, तो हम इस पे अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट या उसका शॉर्ट टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट है पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली ऑन आईटी, टेक्सटाइल एंड टू एन एक्सटेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मा, टू एन एक्सटेंट, राइट। अभी जैसे मैंने बोला ना, यूएस टाइम्स अगर वैसे ही कंटिन्यू होते हैं। एग्जैक्टली, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो टाइम लाइन है, इट्स ऑन टिल नवंबर टू दिसंबर।
मतलब नवंबर दिसंबर 2025 में वो जाके होने की चांसेस है। मतलब यहाँ से नहीं कुछ तो 6 to 7 मंथ्स मिनिमम। अगर 6 to 7 मंथ्स है तो ऑब्वियसली वहां पे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तब तक नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपकी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो रहेगी। दैट इज वाई एम सेइंग कि शॉर्ट टर्म में वो शॉक आपको 6 महीने तो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट आज तो हिट हो ही जाएगी ना, और मार्केट तो आज रिएक्ट करेगा ना वो चीज पे। वो आप मार्केट ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं 1 साल के बाद अच्छा होने वाला तो मैं आज अच्छे से चालू कर दूं, पहले वो हिट करके वो बैलेंस शीट पे तो ले ले। राइट। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे लॉन्ग टर्म में और एक देखोगे। हाँ, गो फॉर एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसका एक्सपोजर ही उतना है यूएस मार्केट के साथ में कि उनका रेवेन्यू पूरा उस वहां से आता है। ओके, तो यूएस टाइप से अभी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ये होगा ना कि इसकी वजह से, आप जैसे मैंने एक डेटा निकाला था बहुत इससे, तो यूएस जीडीपी का टैरिफ पे कैसा इम्पैक्ट गिरेगा, टैरिफ का यूएस जीडीपी पे कैसा इम्पैक्ट गिरेगा ना, कि 0.5 to 1% का ग्रोथ डिप होने के चांसेस। तो जो अपना 6.5 के जो ग्रोथ रेट आ रहा है जीडीपी का, कमिंग अराउंड लाइक लेस देन 1%, अराउंड 5%। तो अगर 5 से 5.5% की ग्रोथ आ रही है, अगर 1% इम्पैक्ट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ, तो ऑब्वियसली इट्स गोना इम्पैक्ट निगेटिवली टू लॉन्गर अनलेस कि कोई निगोशिएशन में निगेटिव पॉजिटिव डील आ जाए यूएस और इंडिया के साथ। बट एट द सेम टाइम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूएस शिफ्ट हो रही है ना, तो एक कंसेप्ट आप ये भी समझ लो ना कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे वो नहीं शिफ्ट कर पाओ। यहाँ पे एक चीज और एक कैच है कि यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ का एक अपना देखोगे लेबर उतना चीप नहीं है कंपेरेटिव, तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चीपर लेबर इंडिया के पास अवेलेबल है। तो चाइना को अगर वो इंडिया को बेनिफिट कर सकता है अगर चाइना के अगेंस्ट में, जैसे चाइना+1 की पॉलिसी चल रही है, तो हम जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी डिस्कस करेंगे सेक्टर, वहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो वो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो इसके लिए कैची, उसका पर कैपिटा इनकम है उसका 60,000 रुपीज है, हमारा पर कैपिटा 27-2800 के 3,000 के अराउंड है। ओके, तो वो ही बहुत चीज बड़ी इम्पैक्ट करे। तो दैट इज हम आएंगे उस पर अगर मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं। ओके, देख अभी जैसे मैंने बात किया आईटी में, आईटी सेक्टर, अभी इंडियन आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा यहाँ पे ना, जैसे मैंने बोला वीकर यूएसडी मीन्स लोअर मार्जिन फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, ऑब्वियसली ये हमने चीज पहले डिस्कस कर ली है। ओके, अभी हायरिंग प्रेशर जो मैंने चीज बोली ना कि यहाँ से जो आउटसोर्स, आप बात कर रहे थे कि आउटसोर्स के लिए लोग जा रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं सर्विसेज या कॉल सेंटर यहाँ पे जो चल रहे हैं, अभी वो अगर लोकल हायरिंग पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली कि अभी फॉर एग्जांपल हम चलो इन्फी का ले लेते हैं। ओके, नो रिकमेंडेशन नथिंग एल्स, जस्ट टॉकिंग अबाउट द आईटी कंपनी इन्फी या एटीसीएस है जो भी कंपनी है। अगर इंडियन आईटी कंपनी है, अगर उसको लोकल हायरिंग वहां पे करे यूएस में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन इशूज और रिस्ट्रिक्शंस विच ट्रम्प्स गोना पुट इट सूनर देन लेटर, तो वहां पे होगा ये ना कि वहां पे उनको वहां पे लोकल हायरिंग करनी पड़े। और लोकल हायरिंग करोगे आप, तो आपका मिनिमम वेज ही 18 to 25 डॉलर्स के आसपास आता है, राइट। और इंडिया के कंपेरिजन में तो इट्स लाइक 485। तो उसके कंपेयर उसका उसका इम्पैक्ट निगेटिवली होगा इंडियन आईटी, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सीधी हिट करेगी। सिंपल, सिंपल वे। तो दैट इज अनदर निगेटिव फॉर ये। और बहुत लोग है ना एआई डिस्ट्रप्शन के बारे में तो मतलब बात करते हैं, बट डीप ने नहीं बात कर रहे। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक लोगों से उनसे बात कर रहा था, दे सेड कि एआई तो ठीक है, मतलब एआई एक नॉर्मल वे में चलो ठीक है कि उसका इम्पैक्ट है आईटी में, आप बना सकते हो, बट जो जनरेटिव एआई आ रहा है ना, जीएआई जो हम बोल रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी ये लेवल पे है कि यहाँ पे जो एक्चुअली 100 के, अगर कोई कंपनी में 100 एम्प्लॉय लग रहे हैं काम करने के लिए, तो बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई देयर नंबर इज गेट डाउन टू लाइक 40 और 50 मैक्स, मतलब आपको आधे से भी कम एम्प्लॉय लगेंगे सेम काम करने के लिए। ओके, तो उसका इम्पैक्ट आप जस्ट इमेजिन करो। और सबसे ज्यादा इससे इम्पैक्ट होगा कि जो अपने न्यू बंदे आ रहे हैं ना, फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं आईटी में, सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनको होगा, क्योंकि दे नेवर नो अबाउट, क्योंकि बेसिक कोडिंग तो आप करते हो ना एज ए हायर, जब आप नए आए हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई टू नो कि हाउ थिंग्स आर। तो आप बेसिक लेवल पे हो रहे हैं, आप बेसिक काम ही आपका अगर एआई कर रहा है, तो फिर आपकी जरूरत कंपनी को पड़ेगी। ओके, तो उसकी वजह से हो ये रहा है ना कि सर्विस बेस्ड जो हमारी चीज है, क्योंकि हमारे पास में इनोवेशन नहीं है, पहली चीज। यहाँ पे ना इंडियन आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी के पास में ना, हमारी यहाँ पे आदत क्या है कंपनीज की, कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है ना वो बुक्स पे लेके जाती है, ना वो कभी किसी कंपनी को एक्वायर करेगी, ना वो कभी रिसर्च में डालती है। वो अभी आज 2-3 दिनों से बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है वो, स्पेशली पीयूष गोयल जी ने जैसे उसको उठाया कि हम कैसे चीजें टैकल करें। तो दैट इज द थिंग, तो वो ये भी चीज चल रही है। तो अगर वो इम्पैक्ट होगी, तो आपने देखा होगा आपकी बैंगलोर हो या पुणे हो, उनकी पूरी इकोनॉमी आईटी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है, पूरा बेस्ड ही उस पर मेट्रो सिटीज लाइफ। अगर आपकी आईटी हायरिंग जाएगी, और आईटी में अगर आपका 100 में से 40 एम्प्लॉइज काम करेंगे, 50-60% तो आपके फिर आउट ऑफ द मार्केट हो गए ना। फिर उसका इम्पैक्ट झेलने के लिए आपकी लोकल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट करेगी, जो आप बोले थे ना रियल एस्टेट में बूम आ सकता है अगर वहां के एम्प्लॉय आए।
अभी अगर मैं वो पर्सपेक्टिव को लो, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ का एम्प्लॉय तो वैसा ही पड़ा है, बैठा है, बट एट द सेम टाइम बाहर का एम्प्लॉय जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है बंदा, जो कम में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा क्योंकि वो उसको मजबूरी है। तो अगर वो यहाँ पे आके देगा तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर आपका सप्लाई बढ़ रहा है इंडियन आईटी सेक्टर में, तो ऑब्वियसली आपका जो जॉब हायरिंग है वो कम होगी, और जॉब हायरिंग कम होगी तो ऑब्वियसली इंजीनियर जो नए रिक्रूट आ रहे हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी इसके बारे में। ऑब्वियसली, इवन अगर आई, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बैंक के एनपीए तो बढ़ेंगे, बट अभी ये तो अभी मैं रिसेंटली अगर बेसिक चीज बताना चाहूंगा ना, यहाँ पे अगर एक पॉइंट टच डाउन करना चाहूंगा, तो आप जस्ट इमेजिन करो ना कि वहां का एम्प्लॉय आके यहाँ पे वर्क कर रहा है जस्ट फॉर लाइक मोर लेस देन 50%, तो जो वेजेस पे वहां पे वर्क कर रहा है, वहां यहाँ का यूथ तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। अब जैसे स्पेंडिंग भी कर रहा है ना बंदा, वो बंदा ऐसा तो नहीं है ना कि जो फ्रेशर लगा वो तो बाइक भी लेगा, वो तो घर भी लेगा जैसे आपने बोला, या जो भी स्पेंडिंग भी करेगा, मोबाइल भी लेगा, सब लेगा। इंडियन आईटी सेक्टर का जो है रेवेन्यू 500 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर 500-600 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, अगर उसमें का ये बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हो पूरा 50%, 50 to 60% तो उनका पूरा ये एम्प्लॉय कॉस्ट ही होगा, मतलब ये जो सैलरीज बांटते हैं वो। अगर वो सैलरीज अगर कम हो गई आपकी, क्योंकि आप सैलरीज कम हो गई तो उसका रिफल इफेक्ट आपका कंजम्पशन पे बढ़ेगा ना, सीधा सीधा आपकी बाइक्स कम बिकेगी, सब चीजें होगी। इसका रिपल इफेक्ट इंडिया नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि 300-400 बिलियन के डॉलर के कंपैरिजन में 3 to 4x आता है। तो जस्ट इमेजिन अगर आपका स्पेंडिंग पावर फिर सीधी सीधी कट हो रही है ना 800 से 900 बिलियन डॉलर से इंडिया की खुद की, जो बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर। दैट इज वाई आई एम इंसिस्टिंग हियर कि बहुत लोगों को है ना बहुत चुन के स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, करेंगे तो भी। और इंडियन आईटी सेक्टर में भी जो लोग हैप्पी है ना, उनमें थोड़ा सा एक सावधान होना चाहिए, कॉशियस प्लान लेना चाहिए अगर वो स्पेंडिंग अननेसेसरी कुछ अलग प्रकार का कुछ प्लान कर रहे हो, क्योंकि आगे हम बता नहीं सकते चीजें कैसे है, तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। ओके, तो वही चीज मैंने अभी बोला है कि जस्ट लाइक दिस लास्ट यूएस प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स। स्पेंडिंग ही कट करेंगे तो ऑब्वियसली स्लो डाउन आएगा, और सेम इज द केस विद जनरेटिव है, वो उसका डबल वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज द नेगेटिव फॉर इंडियन आईटी सेक्टर, राइट। अभी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जैसे मैंने बोला कि जैसे हम आके थोड़ा डिस्कस करें, रिसेंटली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यूएस टैरिफ्स कैन इम्पैक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय रेजिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट। जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ पे आपका सामान बेचना है, या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर लो, या तो आपका वहाँ पे कस्टमर को पास ऑन कर दो, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस चली जाएगी। बट ऑन द प्लस साइड जैसे मैंने बोला कि यार पूरी मैन्युफैक्चरिंग तो यूएस शिफ्ट नहीं हो पाएगी, तो वो क्योंकि यूएस का पर कैपिटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 65,000 चाइना का $13,000, वियतनाम का $4,100, इंडिया का $2,700। राइट, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय की कॉस्ट अगर आपको कम देनी पड़ी, चीपर लेबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्री इंडिया में भी आएंगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ किसी बॉडी ऑटो पार्ट हो या कुछ हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना जाने की जगह तो इंडिया की, तो दैट इज प्लस है। और उसमें पीएलआई की स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट की इंसेंटिव है। हम्म, हम्म, एग्जैक्टली। मैंने मेरे जो ट्विटर थ्रेड है ना, अगर जिसको इसमें डिटेल में बारे में बात मतलब थोड़ा रीड करना है ना, मैंने वही चीज इसमें देखे रखी कि हमारी पॉलिसीज कैसे आगे बढ़ेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कितना एफडीआई माल आ पाते हैं इंडिया में रिटर्न। ओके, तो पॉसिबिलिटी वैसे रिलेटिव थी, हम उसको अभी नहीं बता सकते, बट पॉजिटिव साइड है इसकी, ऐसे नहीं कि पूरा निगेटिव है, पॉजिटिव भी। सो इफ आई वांट टू समराइज, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरेज are good for longer period of time because of the domestic consumption and other factors if I take into consideration. Whereas IT, pharma and agriculture may gonna affect badly because एग्रीकल्चर में भी उतना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उसका जो टैरिफ का डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर इसमें डायरेक्ट डिटेल में अभी मैं जाता नहीं हूँ, वो आप अगर करना है रीड तो कोई भी ट्विटर थ्रेड मेरा रीड कर ले, उसमें मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है, राइट। सो दिस इज ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा है। ओके, अभी डेट रिस्ट्रक्चरिंग तो आपका जैसे मैंने टॉपिक डिस्कस किया, वहां पे आपको अगर मैंने बताया होगा कि एफ आई तो डायरेक्टली इन फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं और एफडीआई होते हैं जो प्राइमरी
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ, राइट। उसकी वजह से अभी होगा ये ना कि एफ आई का फ्लोस तो अभी रिसेंटली तो सेफ हेवन केस में चक्कर में थोड़ा यूएसडी ट्रेजरीज की तरफ मूव होगा, क्योंकि अभी रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहा है। तो इनिशियली में तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एफ आई का कुछ फ्लो बढ़ेगा, रादर आउटफ्लो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जैसे सेलिंग चल रही है तो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है, क्योंकि वो सेफर हेवन की तरफ जाएगी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरा एफडीआई फ्लोस बढ़ सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंटेंशन में जैसे अभी बात की, तो एफडीआई का फ्लो बढ़ सकते हैं कंपेरेटिवली। तो दैट इज द पॉजिटिव। आरबीआई के पास में लोअर इंटरेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली सब बूमिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली। अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो गई तो आपका क्रेडिट स्प्रेड उतना कम करे हो गया हो जाएगा, तो वो आप उतना एक पॉजिटिव वे में आप कंपनीज की बैलेंस शीट को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा और डिमांड भी बूस्ट होगी लोअर बेस पर, राइट। और लोअर बॉन्ड यील्ड की वजह से और एक होगा कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स डॉलर वीक होगा तो ऑब्वियसली मनी विल फ्लो इन इमर्जिंग मार्केट्स। So in shorter term, it's a slightly negative, whereas in long term, it will be much more the positive than the people are thinking right now for Indian stock markets. US tariff का तो राइट, एग्जैक्टली। चाइना में भी ज्यादा लिमिटेशन है, आपको चाइना में ज्यादा स्कोप है नहीं ना, क्योंकि वहां पे करेंसी रेगुलेशन है ना, वहां पे करेंसी आप नहीं मूव कर पाते, राइट। अगर आप करेंसी रेगुले रिस्ट्रिक्शन है, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आप करेंसी अगर फॉरेन कैपिटल में नहीं निकाल रख पाओगे तो आप कहाँ से चाइना में इन्वेस्ट करोगे? फिर बचता कौन है? वियतनाम और इंडिया। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि फिर 1 या 1.5 साल का पेन है, बट उसके साथ में जो आगे की बुल मार्केट आ सकेगी ना, तो वो ज्यादा कुछ पॉजिटिव लेके आ सकती है। यस, हो जाएगा, बट उसके पहले पेन है। एक 6 या 1 साल का तो लग रहा है, जो हमारा पहले बात ये हुई थी पहले कि भाई ये जो करेक्शन स्टार्ट हो रही है वो 1 1.5 साल 2 साल चलने वाली है। ये चार्ट भी दिख रहा है, हम चार्ट पे आएंगे तो उससे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और यूएस टैरिफ्स का अभी और एक चीज होगा ना, यूएस टैरिफ्स की वजह से होगा ये ना कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी जैसे पहले आप करते थे ना कि मिड कैप इंडेक्स ले लो या कोई भी स्टॉक ले लो, वैसा नहीं ले पाओगे आप। अभी आपको है ना पूरा सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक इन द सेंस स्टॉक स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इसका यूएस के बारे में एक्सपोजर कितना है, इसका टैरिफ पे इम्पैक्ट क्या रहा है, राइट। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग और आस्किंग पीपल टू गो फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस रादर देन की डूइंग ऑन देमसेल्व्स, राइट। जैसे पीपल अभी देखते हैं ना कि यार ये इसने मेरे को स्टॉक बोल दिया मैं बाय कर लेता हूँ, वैसी चीज अभी चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लग रहा है। और आप देख भी रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट हो चुका है। सो इट्स अ सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा कंपेयर टू द ब्रॉड बेस्ड वैल्यू। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि, और एक जो लास्ट टॉपिक है, सोवरेन वेल्थ फंड की तरफ से ना एक्चुअली इंडिया इज पुशिंग फॉर। आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपने देखा ना, ये इंडिया फर्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड इन द मेकिंग। इसकी वजह से होगा ये ना कि ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, सोवरेन वेल्थ फंड अभी इंडिया के पास है नहीं, बट इंडिया इज इन प्रोसेस। तो उसकी वजह से होगा ये ना, जो हम लॉन्गर टर्म में बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव हो सकता है इंडिया के बारे में, तो ये इट्स एड ऑन टू दैट। जैसे हम देखेंगे ना कि वो क्या रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मोनिटाइजिंग द असेट्स। जैसे हम देख रहे होंगे कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट के पास में एसेट्स है ना, अभी वो सब मोनिटाइज कर रही है, एमटीएनएल के हो या बीएसएनएल की कितनी आपके पास में लैंड होल्डिंग है पूरी, वो सब मोनिटाइज करना स्टार्ट हो गया। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सबको पूरा मोनिटाइज करके एक पूरा फंड बना देंगे पर्टिकुलरली। तो वो फंड का यूटिलाइजेशन एक सोवरेन वेल्थ फंड का ऐसा होगा कि वो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल ट्रिगर करवाना है, जहाँ पे नेसेसिटी है एग्जिस्टिंग, और जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे यार स्पेंडिंग कम गिर रही है, तो व्हाट विल दे डू इज दे विल यूज दैट सोवरेन वेल्थ फंड फॉर फंडिंग to finance that particular projects, whichever government actually wants to do and to boost the economy or to increase the spending on all that stuff. So उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो लॉन्गर रन में such type of actually initiatives will benefit the Indian stock market and Indian economy as a whole. सो दिस इज द थिंग फ्रॉम माई साइड। तो ये अभी एक बेसिक चीज हमने पूरी डिस्कस कर ली है। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, तो ये मैंने एक्चुअली नॉर्मली फीबो बहुत यूज करता हूँ, ओके, बिकॉज इट्स अ वे एक्यूरेट कंपेयर टू द अदर फैक्टर्स, और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है और सिग्नल्स दे देता है, अच्छी खासी एक्यूरेसी दे देता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से एक बेसिक हम बात करते हैं पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था फीबो लगाने के बाद। यहाँ से एक मूव स्टार्ट हुआ था, इसको यहीं पे करके यहाँ पे ओके। तो हमने देखा एक्चुअली कि यहाँ पे अभी जो रिसेंट मूव आया ना, तो उसका 38.2% का जो रिट्रेसमेंट जोन है, वहां पे पिछली बार रैली स्टक हुई थी, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि वहां पे जब मैंने थोड़ा सा बेरिश कॉल दिया था ना, वो जिसकी वजह से दिया था, वहां पे फिर से रैली एक बार स्टक होना स्टार्ट हो गई थी, ओके।
और हम पूरा मूव देखेंगे ना, तो ये पूरा बेरिश पैटर्न था पहले से लेकर। तो इसमें बहुत लोग क्या हो गए थे, ये पैटर्न का जो मूव था ना अप साइड का, उसको देख के बहुत एक जो बियरिश थे ना वो भी बुलिश हो गए। मतलब ये मैंने मैंने भी देखा बहुत क्लोज से। उनको लग रहा था अभी तो राइट। तो मार्केट एवरीवन इज लाइक कि यार अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई जाने के पूरे चांसेस है। बट एक चीज थी ना कि वहां पे दिख रहा था कि भाई यहाँ पे ना ये जो जोन है ना, ये अटकने का जोन है। अगर अटका तो यहाँ से घूम जाएगा, अगर यहाँ से क्रॉस करके सस्टेन करता तो सही था। बट यहाँ पे अटकना स्टार्ट हो गया था, और वहां पे एक आप देखोगे ना तो वो पिक्युलर थिंग हुई थी वहां पे। यहाँ पे मतलब एक ब्रेक रुका तो था, बट रुकने के साथ में एक चीज हुई थी कि वहां पे विक्स भी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। दिस शो इटसेल्फ कि यहाँ पे यार कुछ तो कोई बंदा बड़ा जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई पोजीशन प्लॉट की बना रहा है। ओके, दैट इज द फर्स्ट साइन। थोड़ा है ना, मेडिकल स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक विक्स का है ना बहुत एक्चुअली सीन क्या होता है ना, विक्स का अगर आप देखोगे ना, तो ये विक्स तो बहुत डिस्टॉर्टेड रहता है चार्ट। तो आप इसको कंपेरेटिवली नहीं कंपेयर कर सकते सीधा सिंपल वे में, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इसलिए मैं सीधा अभी आप देख लो, अगर वो टाइम पे अगर देख सकते हो, कोई पर्सनलाइज देखता है देख सकता है। यहाँ पे स्टक हो रहा था। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हुई थी ना, यहाँ पे ना अपना एग्जैक्टली डेट पास में आ रही थी टैरिफ्स की, यूएस टैरिफ्स की। और जो मेरा एनालिसिस पहले था, मैंने जैसे बोला मैक्रो लेवल पे जो मैंने बना के चीजें थोड़ी देख के रखी थी, वहां पे मुझे एक क्लियर पता चल गया था कि यहाँ पे अगर मार्केट रुका और यूएस के सिचुएशन के आसपास जाके रुका, तो इट्स प्योरली से कि यहाँ पे ये बंदा पक्का ट्रैप करने के लिए आया। और एक्चुअली और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि मार्केट बेकर्स को एक्चुअली आपका वॉल्यूम भी चाहिए होता है ना, रिटेल का पैसा अगर उनको बेचना भी है शेयर, तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए होगा। उसी की वजह से मुझे पूरा ये डाउट है ना कि ये जो रैली आई थी ना पूरी, ये पूरी रैली उसी की वजह से आई कि उनका रिटेल का वॉल्यूम मिल जाए, रिटेल फिर बाइंग मोड में आ जाए, जिससे कि वो और माल आपको बेच सके रिटेल लोगों को, रिटेल को। और उसके चक्कर में और हमने देखा भी लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया था। इवन आई हैव सीन द पीपल जो उन्होंने 30-40% जो स्टॉक में लॉस किया है, वो फिर से उसमें एवरेजिंग करते स्टार्ट कर दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट्स। अगर तो दैट इज द थिंग। तो ये फीबो का लेवल बहुत अच्छे से वर्क किया है यहाँ पे 2370 और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने जो फ्राइडे का कैंडल था ना, ये पूरा 61 का ब्रेक करके नीचे सस्टेन करा। तो फ्राइडे इटसेल्फ इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि 23,000 के नीचे वो क्लोज कर रहा है। यूएस मार्केट वाज डाउन। तो अगर किसने सीरियसली अगर चीजें देखी होगी ना, जैसे ही कैन एक्चुअली कैरी पुट पोजिशन, और यू कैन से पुट ऑप्शन इफ यू। सो यहाँ पे एक चीज है ना, तो ये हुआ अभी तक का सीन है। तो यहाँ पे अभी देखा गया तो अभी मंडे के दिन तो कितना 600 खुलता है, 500 खुलता है, वो तो अभी देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर ना वीकली चार्ट लगाया, फीबो का एक्चुअली देखिए, यहाँ पे 24,870, यहाँ पे मैंने टॉप लिया है इसका, राइट। यहाँ पे 22,000 के अराउंड मैंने इसका जो अभी रिसेंट का स्विंग लो है ना, वहां तक उसको दिया है। और उसका फिर एक रिट्रेसमेंट आया 31-38% में, जो कि पिछला जो मूव था ना। एग्जैक्टली exactly। आप उसको रिवर्स कर लो ना आपको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ मतलब एक एक्चुअली आपका, यहाँ पे आप अगर देख रहे हो पहले से, यहाँ पे मूव अपना पूरा बेरिश है, राइट। तो आप इसको ये जब तक ये जोन नहीं निकालता 24,000 जैसे, या 24,100-200 का ये जो जोन है, वहां तक के ऊपर नहीं निकलता, तब तक तो आपको फिर बेरिश रिट्रेसमेंट ही देखना है ना कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करके फिर नीचे की एक बार कंटिन्यूएशन स्टार्ट करेगा। तो दैट इज द रीजन आई एम वॉचिंग द क्रिप्टो फॉर द रिट्रेसमेंट पर्पज। यहाँ पे ये फंसा 23,750 में, जबकि यहाँ पे जो मूड छाप था उसके हिसाब से इसको एक या दो दिन रुक के फिर से मूव अप ट्रेंड स्टार्ट करना था। जैसे शायद आपने व्यू भी दिया था कि यार मुझे लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल का एक थोड़ा रुकेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे उसकी रैली। दैट इज द थिंग। बट वहां पे क्या किया सर। हाँ वीकेंड, और एक्चुअली एट द सेम टाइम ना आप एक चीज देखो ना कि आपका जो मूव है पहले से, इट्स अ डाउन मूव कंटिन्यूसली, और वो स्लगिश है एक्चुअली, राइट। तो कंटिन्यूसली 3-4 महीने से जो नीचे का डाउन मूव चल रहा था ना, वहाँ पे रैली थी नहीं। और बियर मार्केट का एक खासियत होती है ना, उसकी जो रैली आती है ना बहुत शार्प और स्विफ्ट होती है, और एक्चुअली खत्म भी उतनी जल्दी होती है। ओके, सेम इज द केस विद द बुल मार्केट, कि वहाँ पे भी बियर मार्केट, बियर की जैसे जो डाउन रैली होगी ना वो जल्दी आएगी, खत्म होगी। यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे शार्प रैली और उसे डन कर दिया। अगर आज के, अगर मैं यहाँ पे यूएस अपना निफ्टी फ्यूचर गिफ्ट निफ्टी की अगर कैंडल लगाऊंगा ना, तो वो पूरी नीचे तक पूरी रिट्रेस हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा नीचे, एक मिनट, दिस इज व्हाट आई, अब ये कैंडल एक्चुअली ये एरर है, ये पूरा यहाँ तक क्लोजिंग इसका 23,300 के अराउंड आया है। तो दैट इज द थिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 23,950 पे क्लोज हुई है।
ओके, सो दैट इज द थिंग, वो पूरा रिट्रेसमेंट डाल दिया। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या, आप वीकली पे चले जाओ। देखो वीकली पे इसने क्या किया, वीकली पे इसने क्या किया, 20 डीएमए पे यहाँ पे उसने एक बार रजिस्टर लगाई है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग तो दे दी, बट बाकी की दूसरी कैंडल जो बनी है ना 20 पे रजिस्टर कर रहा है, 20 डीएमए पे। सेम इज यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 20 के ऊपर तो चले गए, बट ये जो कैंडल बनी थी ना, ये डोजी टाइप सिचुएशन है, मतलब अनडिसेसिव थी। तो नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो 20 डीएमए का जो रेजिस्टेंस चलते आ रहा है पहले से, सितंबर से अगस्त से, वो सही में वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी जो ये कैंडल की कैंडल बनी है ना, वो भी ये बता चुकी थी, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं शायद, आई एम करेक्ट। तो फिर इसके कंपेरिजन में आप देखोगे ना, रेड कैंडल की बॉडी ऐसे देख के क्लियर कट लग रहा है कि उसने 20 में फिर रजिस्टर कर लिया। तो अगर इसको भी कोई बंदा देख लेता ना वीकली क्लोजिंग पे, तो वो क्या इजीली शॉर्ट्स कैरी कर पाता था, चलो भाई ट्राई करके, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत इजी था। क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क था ही नहीं, मतलब अगर जो पोजिशन क्लियर करता है 300 200 300 पॉइंट का रिस्क है। बट अगर यहाँ पे रिवॉर्ड ऑफ देखोगे, तो सीधा आपका 22 100 के पास का टारगेट है ना, बीच में टारगेट है ही नहीं कोई कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे 100 डीएम है, 100 डीएम एक बार उसने सपोर्ट लिया है। तो दैट इज द रीजन। बट यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन है ना कि ये 200 डीएम में टच करने आएगा। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे, इंडियन आईटी सेक्टर का चार्ट देखोगे, इवन एफएमसीजी का चार्ट देखोगे ना, तो वहाँ पे 200 का डीएमए शायद टेस्ट हो चुका है, रिलायंस का तो हो चुका है, आईटी का ऑल द वे है। तो यहाँ पे अगर ऐसा बड़ा, अगर आपका इंडेक्स का बड़ा प्लेयर रिलायंस अगर ये कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि इंडेक्स भी उसको फॉलो करेगी। तो उसके कंपेरिजन में मेरा टारगेट आज की सिचुएशन में इज अराउंड 20,000 से 19,000 ऑन निफ्टी। ओके, सो दिस इज माय बेसिक व्यू ऑन दिस। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ आप चलोगे ना, तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेम स्टोरी, 20 डी में भी इसने भी रेस्ट किया। अगर मैं ओके, और यहाँ पे भी ऐसा रेजिस्टेंस दिखा के ये फिर से डाउन मूव की तैयारी दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी होने की चांसेस है। यहाँ पे भी एक नॉर्मल केस में अगर आप पीछे का भी मूव देखोगे ना, तो अगर जब भी बड़ा मूव आता है ना, तो ये 200 डीएमए का रिट्रेसमेंट देके जाता है। कोविड के टाइम में हमने देखा था कि पूरी रैली चली फिर नीचे डंप किया। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे से जो रिट्रेसमेंट 2018 में जो रैली स्टार्ट हुई थी, उसका जो रिट्रेसमेंट आया था वो 200 डीएमए पे खत्म हुई थी, जो करेक्शन आया था। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल लग रहा है कि 41,000 के अराउंड आने के फुल चांसेस है। तो इट्स करंटली लाइक अराउंड 20% के अराउंड करेक्शन, हाँ यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है इन मिड कैप ऑल्सो, एंड सेम इज द केस विद स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी देखो आप सेम कलर, क्योंकि ये बड़े इतना है ना कि यहाँ से नीचे से 10 टाइम्स 15 टाइम्स हो गए, वहां से ऊपर से अगर वो 50% करेक्ट भी हो गया ना, तो यहाँ से वो नीचे से बहुत अपसाइड पे अगर आप देखोगे ना, तो उतना रिलेटिवली उसका इम्पैक्ट नहीं देखेगा। यहाँ से अभी भी 72% का मूव उसका दिख रहा है नीचे से लो से। अगर मैं पूरा ने 22 पे लो से लूँ, तो यहाँ पे सब फिर तो पूरा ज्यादा वाइल्ड दिखेगा। इट्स अराउंड लाइक 300% स्टिल अप, 350%, जबकि वैल्यूएशन है नहीं उसका, सॉरी अर्निंग है नहीं। तो यहाँ से 500% बढ़ा है, अब वहां से नीचे गिरने के बाद भी अगर देखो तो 300 साढ़े 300% ऊपर, तो यहाँ से और नीचे भी गिर गया। तो भी जो जिसने यहाँ पे बाय किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हीं को है जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, कि उनके लिए तो ये करेक्शन 30-40% भी हो गया। So that is why the timing is the most important, and the value you are giving for your own investment, that is also the most important thing.